अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और आज स्पोर्ट्स रूम में हमारे साथ एक बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, आप सबके जाने पहचाने फॉर्मर फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब हमारे साथ हैं बड़े अरसे के बाद। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, कैसी तबीयत है? ठीक है आप? थैंक यू नजीब और फॉर इनविटेशन अगेन, थैंक यू वेरी मच। एंड आपके साथ तो आते रहते हैं। और आप तो ऐसे अमेरिका के हुए कि यहाँ आना बड़ा दिन बाद होता है? नहीं, खैर अमेरिका के हवाले से तो मैं काफ़ी रेगुलर आता हूँ, हर साल में एक आध दफ़ा आ ही जाता हूँ, बल्कि 2 दफ़ा भी आता रहता हूँ क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट में यहाँ भी चल रहे हैं। उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रिकेट इन यूएस से, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो जब क्रिकेट शुरू होना स्टार्ट हुई, वो वहाँ थोड़ी प्रमोट होना शुरू हुई, तो आप उसी टाइम से यूएसए चले गए थे। तो क्रिकेट तो वहाँ आगे बढ़ रही है, एक्सपोजर तो मिल रहा है और वर्ल्ड कप उसमें एक बड़ा स्टेप इन स्टोन है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वहाँ चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, मेजर लीग, माइनर लीग, बड़े मसले रहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? जी, चैलेंजेस अपनी जगह हैं और जैसे आपने कहा प्रोग्रेस भी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। क्रिकेट काफ़ी खेले जाने लगी है, खासतौर से यूथ पहले नहीं खेलता था, अब यूथ में भी होने लगी है क्रिकेट। कुछ स्ट्रक्चर जो यूएस क्रिकेट ने बनाया है वो कुछ फॉलो हो रहा है, मगर अभी वो बहुत ही इनिशियल स्टेज की चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारी खराबियाँ भी मौजूद हैं। और जो आपने जिक्र किया माइनर लीग एंड द मेजर लीग, ये 2 इवेंट थोड़ा सा बेहतर ऑर्गेनाइज होते हैं क्योंकि ये एक सेपरेट प्राइवेट फर्म ऑर्गेनाइज करती है जिसका नाम है अमेरिकन क्रिकेट एशियल अमेरिकन क्रिकेट इंटरप्राइज जी। तो वो प्राइवेट है, वो पार्टनर है यूएस क्रिकेट के साथ, मगर मेजर वो पार्ट प्ले करती है इसको ऑर्गेनाइजेशन में। इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अभी वो इतना नहीं बना है, बहुत ज़रूरत है उसकी। मगर अगर आप लमसम में बात करें तो क्रिकेट बेहतर होती जा रही है, मगर डायरेक्शन तकरीबन सही है, मगर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है और उसमें प्रोफेशनलिज्म लाने की ज़रूरत है। वो हम लैक कर रहे हैं यूएस क्रिकेट के लेवल पे, कि जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको भी सही से यूटिलाइज करना और उसकी सब चीज़ की रिव्यू करना, ये करना, वो लैक हो रहा है वहाँ पे। आपसे कितना काम लिया जा रहा है वहाँ पे? क्योंकि मुझे तो ये भी पता चला है कि आपने अपना लेवल 1 लेवल 2 वहाँ जाके दोबारा कर लिया, पहले कर चुके थे, वो कोई रिफ्रेशर कोर्स था आपके लिए, और दूसरा एक ट्यूटर लेवल भी आपने वहाँ किया है, तो चीज़ें तो आपकी पूरी हैं वहाँ पे। इसमें फ़ायदा हो रहा है इससे? पहली बात तो यह है कि देखें, पढ़ने में तो कोई बुराई नहीं है, जब भी आप जिस लेवल पे भी जब भी, मगर ये रिपीटेशन वाला जो है ना, ये ज़रा सा इंटरेस्टिंग है। जाहिर है जब मैं यहाँ से गया हूँ तो मैं हाईएस्ट लेवल पे क्वालिफिकेशन थी और ट्यूटर जिसे हम कोचेस को ट्रेन करते हैं उसकी भी मेरे पास ट्रेनिंग थी, लेवल 2 तक थी। वहाँ गया मैं, कोचिंग उस वक्त तक वहाँ आई नहीं थी, मतलब कोई क्वालिफाइड कोचेस ट्रेन उन्होंने यूएस क्रिकेट ने की नहीं थी। अब लेटली उन्होंने जाके एक सिस्टम डेवलप किया है जो आईसीसी उनको सपोर्ट करती है। तो उन्होंने कहा ये जी कि जब मैंने उन्हें बताया मैं तो ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ, कहले नहीं आप हमारे भी दोबारा कर लें, तो मैंने उसमें कोई हर्ज नहीं समझा और हमने फिर आईसीसी का लेवल 1 किया। फिर उन्होंने कहा ट्यूटर लेवल 1 भी कर ले, हो रहा है, हम आपको कराना चाहते हैं, हमारी कॉस्ट पे आप करें। वो मैंने वहाँ ट्यूटर लेवल किया। अब लेवल 2 वो इंट्रोड्यूस करा रहा है, उसका जो ऑनलाइन वर्जन है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो मुझे इसमें पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, इससे नॉलेज है, मगर यूटिलाइजेशन भी होनी चाहिए ना, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे उनके साथ। अब आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वहाँ थोड़ी जो लॉबी है वो इंडियन जरा ज्यादा स्ट्रांग है। जी, देखें जो क्रिकेट बोर्ड है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है उसमें 8 डायरेक्टर्स हैं और 8 के 8 डायरेक्टर्स इलेक्टेड हैं, मगर वो हैं इंडियन। पाकिस्तानी वहाँ क्रिकेट रन उनसे पहले से कर रहे हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे एक मैं जहाँ काम करता हूँ मूसा क्रिकेट स्टेडियम, वो हमारे पाकिस्तानी का है, मतलब सकी मोहम्मद साहब चलाते हैं। इसी तरह तनवीर साहब हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने वहाँ क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो रियल क्रिकेट ग्राउंड होते हैं, स्टेडियम तो नहीं है मगर उन्होंने 6 ग्राउंड पे। इसी तरह आप चले जाएं वहाँ पे मैक है अपना फ्लोरिडा में, वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जो उनके पास क्रिकेट ग्राउंड जो क्रिकेट वाले। इसी तरह एलए में भी है, मगर वो लोग इन जो मैनेजमेंट है जहाँ बोर्ड है वहाँ पे नहीं है, तो उनके कोई सुन ही नहीं जाती, वो लोग भी नाराज़ रहते हैं। मगर मैं अपने वहाँ जाके जाहिर है कि टाइम लगता है सेटल होने में, लोगों को मनवाने में। अपना काम मैं अपने लेवल से कर रहा हूँ, प्राइवेट कोचिंग भी करता हूँ और जहाँ जहाँ यूएसए क्रिकेट यूटिलाइज करती है वो मैं काम करता हूँ। पाकिस्तान से आपका ताल्लुक इस तरह से ख़त्म नहीं हो रहा कि अंडर 15 स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका यहाँ भी चल रहा है और वो बड़ा अच्छा चल रहा है, तो उससे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएंगे? जी, मेरा अभी इस तरह से मैं फुली कहना चाहिए कि वहाँ पे जाके नहीं बैठ गया और यहाँ बेस ख़त्म नहीं किया है, मगर बेस मेरा अमेरिका रही है। यहाँ पे मैं जो कुछ कर सकता हूँ वहाँ से बैठ के वो कर रहा हूँ और जो मैं कहता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। मेरा पहले दिन से
किसी को आप 10 साल पीछे ले लें, उसमें यही स्टांस रहा है कि अगर हमारी क्रिकेट सही होनी है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ग्रास रूट पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट का मतलब खाली पैसा खर्च करना नहीं होता, वहाँ हर चीज़ को, स्ट्रक्चर को, लोगों को बनाना होगा, इवेंट को बेहतर करना होगा। तो वो मैंने काम यहाँ करके दिखा रहा हूँ। मैंने वहाँ से एक NGO है हेल्पिंग हैंड, उनके थ्रू एक प्रोजेक्ट यहाँ स्पॉन्सर कराया, 3 साल का है, जो कराची के लिए है। अंडर 15 बच्चों को मैंने पिक किया है, उनकी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जो कभी पहले फेज से अब निकल के मैं आया हूँ दोबारा। जब आप लास्ट ईयर आए थे तो उस बार ये शुरू हुआ था उस वक्त। तो अभी वो आगे बढ़ रहा है और बड़ा अच्छा उसमें टैलेंट मौजूद है, उनकी डेवलपमेंट हो रही है। खाली क्रिकेट ही नहीं सिखा रहा, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग और सारी चीज़ें, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को भी ग्रूम कर रहा है। तो अब मैं नेक्स्ट फेज में ले जाना, इसलिए उस काम के लिए भी आया हूँ मैं। ठीक है। और इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट हम पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट ऐसा बना के देंगे, जैसे हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलियन सर्टिफिकेट के साथ कोचेज डेवलप किए। हम पायनियर हैं उसमें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उसका कोचेज डेवलप नहीं करता, जब हमने करके दिए। वही आजकल पूरे पाकिस्तान में लगे चल रहे हैं ज़्यादातर। तो फर्स्ट हमें करने की आदत है, फर्स्ट हमने हैट्रिक भी की और फर्स्ट कई प्रोग्राम किए। तो इस लिहाज से आई एम वेरी हैप्पी। और मैं सजेस्ट करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बार बार कर चुका हूँ, कि यहाँ पे फुली इन्वेस्टमेंट कर दें एक दफ़ा, तो आप देखेंगे 3 से 5 साल में आपकी क्रिकेट चेंज कितना अच्छा रिजल्ट आएगा उसका। वरना कॉस्मेटिक सर्जरी से फेजेस में तो आप खुश हो जाएंगे कि क्रिकेट अच्छी हो रही है, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। फेजेस की आपने बात की, तो पाकिस्तान क्रिकेट के भी फेजेस हैं। अभी हम साउथ अफ्रीका गए, हमारी लिमिटेड ओवर्स में परफॉर्मेंस अच्छी रही। हम टेस्ट मैच में फिर वही जो हमारा रिवायत रही है, जनूबी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जाके हमारा बुरा ही हाल होता है। इस बार भी ऐसा हुआ है। हमें मौका मिला था सेंचुरियन में जीतने का, वो हमने वहाँ कैपिटलाइज नहीं किया, जिसकी वजह से 2-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ओवरऑल सीरीज को कैसा देखते हैं? देखिए, टेस्ट सीरीज तो आपकी पुअर परफॉर्मेंस कहूँगा, इन द सेंस कि अल्टीमेट टीम का मतलब ये होता है कि जीते, और जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल के आपने ज़ाया कर दी तो वो तो फिर वर्स्ट चीज़ हो जाती है। बिल्कुल सही बात। और ये हमारा आज का नहीं है मसला, ये हम बहुत सारे ओकेजन पे, हम पिछले साल शायद या उससे 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में भी 1-2 टेस्ट जीत सकते थे, और यहाँ होम सीरीज में भी जीत सकते थे। जीते हुए मैच हम हार तो इसमें आपको ये समझना है कि हम क्यों हार जाते हैं, इसको देखना पड़ेगा। क्योंकि ये गेम थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं ना, मेंटल साइड का गेम है, कि आप ऐसे स्टेज पे जहाँ आप जीतने लगते हैं, आप हाथ पांव आपसे छूट जाते हैं, या आप बहुत अर्ली खुश हो जाते हैं कि हम जीत गए। और क्रिकेट ये है कि जब तक लास्ट बॉल ना डिलीवर हो जाए, आपको अपनी ना बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी है, एफर्ट्स में कमी नहीं आनी चाहिए, और प्लानिंग में कमी नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे हम ये लैग कर रहे हैं कि हम जब करीब आते हैं तो हमारे हाथ पाँव तो नहीं फूलते, मगर हम उसको बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, जो कि कमी है मेंटल साइड की डेवलपमेंट की। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप ऑन पेपर देखें तो ये वो साउथ अफ्रीका की टीम नहीं है जो पहले होती थी। ये आपको क्लियर यहाँ पे चांस था जीतने का। पहले मैच में आपने दोनों इनिंग में 8-8 विकेटें ली, और आप उसके बाद आपने अपने हाथ से वो मैच जाने दिया। जो पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 213 पर 8 आउट थे, फिर आपने डेब्यूटेंट से रन करा दिए थे। दूसरे में आपने रबाडा ने आपको चौके मार मार के मैच जिता दिया, तो वहाँ ये गलती हुई। दूसरे टेस्ट मैच में आपसे आउट ही नहीं हो रहा, आपकी बॉलिंग बड़ी वन डायमेंशनल लग रही थी, आपकी बैटिंग ने डिसअपॉइंट किया। तो गलतियाँ तो हर शोबे में ही नज़र आ रही हैं। जी, ऐसा है कि देखें, आपको एक तो जब भी बॉलिंग कंडीशन होगी, जिसमें आप सीमिंग बॉलिंग कह रहे हैं या टर्निंग कह लें, बॉल दोनों बॉलिंग पिच जहाँ होगी, सूट कर रही होगी बॉलर्स को, वहाँ हमारी बैटिंग एक्सपोज होती है। उसकी वजह क्या है कि जहाँ भी बॉलिंग पिच होगी वहाँ टेक्निक साउंड होना अच्छा होता है। मुश्किल सबको होगी, टेक्निक साउंड वाले को भी, और जो नहीं होगा उसको भी मुश्किल, मगर जिसकी टेक्निक साउंड होगी वो मैनेज बेहतर कर लेता है। तो हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम जहाँ भी बॉलिंग पिच आएगी वहाँ टेक्निक का मसला आके एक्सपोज हो जाती है। लेकिन केप टाउन में तो ऐसा नहीं था, इस पिच में तो कुछ भी नहीं ऐसी चीज थी कि आप 194 पे ऑल आउट हो जाए। आप वहाँ देखें ना, केप टाउन में भी जहाँ आपको जो कुछ करना था वो आपने नहीं करा ना। आपको हमेशा जब बॉलिंग पिच नहीं होगी तो आपने मुश्किल हो जाएगी आपको बॉलिंग करना, आउट करना मुश्किल। तो आपने देखा है 600 रन करा दिए, उन्होंने भी समझ लिया था कि इनको थोड़ा फ्लैट विकेट पे ले आओ, और वहाँ पे उनके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे जीतने के। तो जब एक इतना बड़ा स्कोर पहले आ जाए तो आपको अंडर प्रेशर करना होता है ना किसी टीम को जीतने के लिए। तो आप दो तरह से अंडर प्रेशर करते हैं, या तो उन्हें जल्दी आउट कर दें या बहुत बड़ा स्कोर बना दें। सही बात है। फिर के और भी हमारे साथ फ्लॉज हैं फिटनेस के। दूसरा जो मैंने फील किया एक और बात, कि जब आप इस लेवल पे गेम खेल रहा हो जहाँ आपके मतलब पिचेस भी सपोर्ट नहीं कर रही हो या उतना हो, तो आपकी जो फील्डिंग है
वो आपको सपोर्ट करती है, यानी हाफ चांस को फुल में बनाना होता है, जो हम नहीं बनाना चाहते। अगर यहाँ कैच गिरा हम कहते हैं ओह आगे गिर गया, आगे नहीं, अगर आपने वो फिटनेस लेवल अच्छा होता तो आप ये कैच कर सकते थे, पहुंच सकते। इसी तरह कोई भागने वाला कैच। तो हम अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं कर पाते, हाफ अपॉर्चुनिटी, जो कि आज की दुनिया में, आज की मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट में आपको करनी है। आपने ऑस्ट्रेलिया का चौथा टेस्ट देखा, उन्होंने ऐसे ऐसे कैच पकड़े कि वो इंडिया को हरा गए, जबकि ऐसा लग रहा था नहीं हो पाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि फिटनेस के हवाले से, स्किल के हवाले से हम अभी दूसरी दुनिया की जो टॉप टीम है उनसे हम पीछे हैं, और ये हम मानते नहीं है। जब तक हम मानेंगे नहीं, जब तक हम सही नहीं होंगे, जब सही होंगे तो हम फिर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। मानने के लिए आपके स्टैट्स बता देते हैं ना, मानने के लिए आपके रिजल्ट्स बता देते हैं। जब वो रिजल्ट सामने आ रहे हैं तो आपको पता है कि मैंने ये फील किया है, टीवी प्रोग्रामों में लोगों से सुना, यार हमें हारने की पहले वजह तो बताओ। पहली वजह ये है कि हमारा उनका कंपैरिजन में हम उनसे नीचे हैं, ये पहले आप मान लें। फिर आप किसी फेज में किसी वजह से अच्छा कर ले तो आप ये नहीं समझेंगे आपकी क्रिकेट सही हो गई। क्रिकेट सही होनी है लॉन्ग टर्म पे। तो ये वाली चीजें मान के आगे बढ़ेंगे तो आप चीजें और बेहतर कर सकते हैं। हम समझते हैं यहाँ इंग्लैंड को 2 टेस्ट हरा दिए, ठीक है, वो उस फेज में अच्छा डिसीजन हुआ, जो भी हुआ, मगर आप कंटिन्यूली कंसिस्टेंसी चाहिए ना। सही बात है। कंसिस्टेंसी के लिए आपके पास प्लान होना चाहिए, और फिलहाल आपको हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज पे चलना होगा, ठीक है। अगर अपना अब्बास ने 6 आउट किए तो क्या वो दूसरे मैच के लिए डिजर्व करता था? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि गलत है, ये आपको जज करना है। स्पिनर्स खिलाना था या नहीं खिलाना था, ये जो डिसीजन मेकिंग है इसमें हम लैग कर रहे हैं। अच्छा, अब कप्तानी की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तो पहले हमारा मजाक उड़ता था कि आईसीसी के मीटिंग्स में कौन चेयरमैन आएगा, ज़का अशरफ होंगे कि नजम सेठी होंगे, तो हमने कप्तान भी उसी तरह बहुत जल्दी जल्दी चेंज किए हैं। तो शान के रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने खुद भी अब रन्स भी कर लिए हैं, और मैं नहीं समझता कि अभी कप्तानी का राइट नाउ कोई और ऑप्शन भी है टेस्ट क्रिकेट में। क्या सोचते हैं आप? देखिए, पहली बात तो यही है कि आपके पास अवेलेबल ऑप्शन क्या है, ठीक है ना, एक तो वो आपको देखना है। दूसरी जो सबसे प्री रिक्विजिट फॉर ए कैप्टन और लीडर होती है, वो ये होती है कि जो भी लीडर होगा वो इन्फ्लुएंस कर सकेगा प्लेयरों को, उनका इन्फ्लुएंस है या नहीं है। जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो स्पोर्ट्स के लीडर होते हैं, चाहे वो कोच हो या कैप्टन हो, वो प्लेयरों को इन्फ्लुएंस कर सके। इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? 2 चीजें होती हैं, या तो आपकी पावर पोजीशन, जैसे कैप्टन है, बोर्ड आपको सपोर्ट कर रहा हो, आपसे आपका कंट्रोल हो, जो आप कह रहा हो वो प्लेयर एग्री करे, वो आपको करके दे, ठीक है। या आप इतने अच्छे परफॉर्मर हो और आप अपनी विजडम से उन्हें कन्विंस करें, और वो काम जो आप कहना चाह रहे हैं उनसे करवाएं और वो एग्री करें। तो ये दोनों चीजें प्री रिक्विजिट है फॉर कैप्टनसी। जाहिर कैप्टन लीडर भी है, लीडर कोच भी होता है इसमें। सही बात है। तो आप में हमने ये देखा कि जो पावर पोजीशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। अक्सर ये होता है कि यार ये रहेंगे अगले सीजन में, नहीं रहेंगे कप्तान, बोर्ड सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, तो हम इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा जो शान मसूद है प्लेयरों को थ्रू पावर पोजीशन, वो उसकी वीक है। ये आप देख सकते हैं, आपको पता है बोर्ड किस तरह बातें करता रहता है ये वो। दूसरी पोजीशन ये थी कि चलो वो अपनी परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होती बहुत ज़्यादा, जो आप थोड़े से इंप्रूव हुई है ना, कंसिस्टेंसी तो नहीं है, और वो अपनी बातों से और उनसे वो कन्विंस कर सकते, वो दोनों चीज़ें नहीं है, तो प्री रिक्विजिट तो वो फुलफिल नहीं कर रहा। अब ये था कि अगर वो ऑन द ग्राउंड अच्छे डिसीजन ले लेता, कुछ इन प्री रिक्विजिट को कवर अप कर लेता, वो भी उसने नहीं किया। तो आप खुद देख लें ग्राउंड में बॉडी लैंग्वेज कप्तान की, खासतौर से जब DRS होता है, किससे पूछूं, क्या करूं, डिसीजन मेकिंग। दूसरे प्लेयर को अगर आप नोट करेंगे बॉडी लैंग्वेज और उनके एक्शन से, वो ज़्यादातर रिजवान की तरफ जा रहा होता है। यानी शान मसूद कैप्टन है ना, उसको उसकी तरफ आना चाहिए ना सबको, बट उसको देखना चाहिए। विकेट कीपर को तो वैसे भी देखते हैं ना, क्योंकि वो बेटर पोजीशन में मेरा मतलब है कि जो कंट्रोल ऑफ द प्लेयर है या जो प्लेयरों का माइंडसेट है, वो कप्तान को उस तरह के सपोर्ट करने के लिए, जो मैंने बात की पहले इन्फ्लुएंस वाली, वो नहीं है तो लैग कर रहा है इसलिए। मगर फिर दूसरी बात वही आ जाती है कि ऑप्शन इससे बेहतर है नहीं ना अभी। अगर मुझसे ज़ाती तौर पे पूछेंगे तो शान मसूद टेस्ट का प्लेयर अच्छा नहीं है, ही इज वाइट बॉल प्लेयर नाउ, क्योंकि जो उसने थोड़ा बहुत अडॉप्टेशन इंग्लैंड से सीखी है, क्रिकेट को थोड़ा सा उसने अपने तौर पे चाहिए, उतनी स्किलफुल तो नहीं है। आप समझते हैं वनडे में होना चाहिए? वो वनडे में होना चाहिए, टेस्ट से हटके होना चाहिए उसको। टेस्ट में ना हो तो कोई बुराई नहीं है। अच्छा, हाँ, इज नॉट टेस्ट क्रिकेटर, मतलब उस लेवल पे जाए कप्तानी आप कह रहे हैं बेटर वनडे बेटर ऑप्शन उसके लिए वाइट बॉल है। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जिसके बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।
Glad to have you back once again to Sports Room in conversation with former fast bowler जलालुद्दीन। और जलाल भाई से बातचीत तो चल रही है। अभी हम बात कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान की टेस्ट टीम के हवाले से। अगला इम्तिहान है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ घर में हमारी जो होम सीरीज़ है, और उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ तब्दीलियां भी होंगी। इमामुल हक का नाम भी सामने आ रहा है, और ऑब्वियसली जब पाकिस्तान में खेलेंगे तो साजिद खान तो वापस आएंगे ही आएंगे। अच्छा जलाल भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, नोमान और साजिद को खिला के टर्निंग ट्रैक बना के फॉरेन टीमों को यहाँ ला के फंसाना, ये कोई सल्यूशन नहीं है हमारी क्रिकेट को ठीक करने का। तो मेरे हिसाब से ये WTC के साइकिल में ना वेस्ट इंडीज़ को कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना हमको कोई फ़र्क पड़ रहा है। तो हमको तो अपने कुछ यंग टैलेंट को, जिन पे हम भरोसा करना चाहते हैं, उनको मौका देना चाहिए, कुछ डिफरेंट अप्रोच के साथ जाना चाहिए। आपको नहीं लगता? देखें, जो पहले जिस वक्त दोनों को वापस लाए और उस वक्त डेस्परेट था पाकिस्तान, बिल्कुल नहीं पा रहा था। बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने एक डिसीजन लिया जो पे कर गया। उस वक्त भी मैंने कहा था, अब इनको आप खिला तो लिया, और मैं ख्याल 40 में 39 विकेट्स दोनों ने ले ली। अब एक तरह से वो बर्डन भी बन गए आप पे कि परफॉर्मेंस वाइज बर्डन है आप पे कि आप उन्होंने परफॉर्मेंस किया, आप इनको लें। जैसे नोमान को ले गए, नहीं खिलाया, वहाँ साजिद खान यहीं रह गए, उतना परफॉर्मेंस करके भी आपने इन्हें वापस टीम के साथ नहीं ला सके। तो हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज की हद तक तो सही रहा, मगर आपकी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि आप अगर एक लॉन्ग टर्म की, जैसे आपने बताया, वक्ती तौर पे तो वो सूट कर गया कि आपको एक तरह से आपको क्लिक मिल गया, आपने जीत के जरा सा ओवरऑल लोगों को सेटिस्फाई कर दिया। टेम्परेरी सोल्यूशन जो होता है वो कभी भी हर वक्त तो नहीं इस्तेमाल हो सकता, वो तो उस वक्त के लिए था ना। तो वहाँ तो टेम्परेरी सोल्यूशन को समझो पूरा हल हो गया और आप कितनी जल्दी एक्सपोज हो गए अभी साउथ अफ्रीका में। बिल्कुल सही बात। तो मेरा कहने का मकसद है, ये प्लानिंग का फुकदान है। आपको सही से प्लान करना है कि अगर हमें शॉर्ट टर्म में कुछ करना है तो लॉन्ग टर्म में क्या करना है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो अगर ये बात जो भी हो रही है, ये मैनेजमेंट साइड से ज़्यादा रिलेट करती है कि किस तरह प्लान करेंगे। और इस सीरीज़ में क्योंकि दोनों के लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर कोई ट्राई करना है, क्योंकि मैं तो ज़रा इस फेवर में ज़्यादा नहीं हूँ कि आप पता नहीं कितने 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, मिसबा के ज़माने से देख रहा हूँ कि हर प्लेयर को ट्राई करके समझते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। एग्जैक्टली ये चीज़ आप नहीं कर सकते हर प्लेयर के साथ। आप में इतनी विजडम होनी चाहिए कि इनमें से जो परफॉर्मर है, जो टॉप परफॉर्मर है, उनमें से किस में इंटरनेशनल मटेरियल है, उसको आप मौका जरूर दें। और डोमेस्टिक में जो परफॉर्मेंस करते हैं उसके दूसरे तरीके थे उनको ट्राई करने के। टेस्ट मैच में जरूरी नहीं होता। लेकिन मसला ये नहीं है ना जलाल भाई, मसला असल ये है कि फिर इस तरह तो हमारे पास फवाद आलम जैसा एक लड़का पीछे रह गया था ना, कि अगर आप सिर्फ अपनी आय पे जा रहे हैं और उसकी परफॉर्मेंस आप नहीं देख रहे, उसके 10 साल तो जाया हुए। परफॉर्मेंस फवाद आलम डोमेस्टिक परफॉर्मर नहीं था, वो इंटरनेशनल प्लेयर था। जब उसको ड्रॉप किया था, देखिए क्राइटेरिया समझेंगे। जो स्टैब्लिश प्लेयर होते हैं उनका क्राइटेरिया, जैसे बाबर आजम है, लोग ड्रॉप करने में लगे हुए थे, या अब तो ड्रॉप करना स्टैब्लिश प्लेयर का सही नहीं होता। आप उसके साथ बैठ के बात करते हैं, उससे पूछते हैं उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या हल कर सकते हैं, और वो किसी चीज़ पे खुद कहता है कि मैं नहीं खेलना चाह रहा, तो आप उसको रेस्ट भी दे सकते हैं। मगर आप, हमारे यहाँ ट्रेंड क्या है कि जब कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहा हो, चाहे कितना भी स्टैब्लिश प्लेयर हो, हम उसे इग्नोर करने लगते हैं, जो कि मॉडर्न डेज कोचिंग के हवाले से बहुत गलत चीज़ है। तो हमें मैनेज करना नहीं आता। ड्रॉप करने का भी तरीका स्टेब्लिश प्लेयर का अलग है, और जो नए अपकमिंग प्लेयर हैं उनके सिलेक्शन का तरीका बिल्कुल अलग है। तो आप जो टॉप एक होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर, वो डिजर्व कर जाता है, मगर उसके नीचे वाले आपको देखना ही होता है कि कैसे करना है। बहुत बहुत शुक्रिया जलाल भाई, थैंक यू सो मच फॉर। जलालुद्दीन साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ थे और तमाम इश्यूज पर बात कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।